Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So today's topic is very much clear to you. Exercise number 11.3, totally based on the concepts of plane. Concepts of plane. प्लेन के कॉन्सेप्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने दो क्लास में डिस्कस किए, कल की और परसों की क्लास में। तो वो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक चार टाइप की तो इक्वेशन, फोर टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आ गई हमारी, है ना। फोर फॉर्म्स कह दूं या फोर टाइप्स तो नहीं कह सकता, फोर फॉर्म्स कह सकता हूँ, फोर फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। फिर ये तो बेसिक चीज है ही सही। ये तो बेसिक चीज है ही सही, इक्वेशन बनाने के लिए कहे तो इन चार में से किसी एक तरीके से बनेगी। उसके बाद फिर जब इक्वेशन बन गई तो फिर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, लाइक इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए प्लेन, देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ये तो बुक में गिवन है, इसके अलावा भी इर्द गिर्द की चीजें बन सकती है। क्योंकि क्या है बेटा, अब अपन स्पेस में आ चुके हैं और अपन प्लेन भी सीख चुके हैं। तो अब उसकी मर्जी होगी, जो पूछेगा वो कुछ भी पूछेगा। वो ये जो रखे रखा है, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट किए कि इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, एंगल ऐसे निकालते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस, ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। भाई शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला लगा डायरेक्ट क्वेश्चन, एंगल निकालने का फॉर्मूला लगा डायरेक्ट क्वेश्चन, इक्वेशन बनाने का तरीका लगाया डायरेक्ट क्वेश्चन। बट इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी आएंगे, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री सेक्शन का आखिरी पड़ाव है एक तरीके से, जो हमारे कोर्स में हाईएस्ट पड़ाव पे हम आ चुके हैं। तो अब ज्योमेट्री पूरी आ गई एक तरीके से हमको, है ना। तो अब वो कुछ भी पूछ लेगा, वो ऐसे ही पूछ लेगा, प्लेन जा रहा था, एक लाइन जा रही थी, बताओ कहाँ भिड़े। एक प्लेन जा रहा था, उस पर एक लाइन रखी, फिर उससे कोई एक परपेंडिकुलर लाइन जा रही थी, उस पर एक पॉइंट था, उस पॉइंट से उस प्लेन की दूरी बताओ। कुछ भी, एनीथिंग। अभी स्पेस पूरा उसका है, इस स्पेस में उसकी मर्जी होगी जो पूछेगा। तो वो इनडायरेक्ट जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछेगा बना के, या इनडायरेक्ट क्वेश्चन कह लो, जो भी उसको नाम कह लो आप। तो उस वो तभी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमारे ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो। इसीलिए हमने किसी भी कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं करवाया, डिराइव करवाया। क्योंकि डिराइव करने करते टाइम हमको इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करने का तरीका पता चल जाता है। ठीक है, चलो एनीवे स्टार्ट करें हम पहला क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द टोटल नंबर क्वेश्चंस आर 14 यू आर टेलिंग, तो हम कोशिश करेंगे दो वीडियोस में कवर करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये प्लेन से मतलब इक्वेशन बनी बनाइए, इक्वेशन ऑफ द प्लेन बनी बनाइए। इस इक्वेशन में से डेटा निकालना है। कैसा डेटा निकालना है? एक तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, क्या बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन को? स्मॉल डी। स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन पर जो नॉर्मल लाइन पड़ेगी उसके डीसीज चाहिए। उसकी क्या चाहिए? क्या होते थे? एल, एम, एन, एन, नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर के एलएमएन ऑफ वेक्टर एन चाहिए उसको। ठीक है, ये दो चीजें उसको चाहिए। अब डी और एलएमएन, ये चार चीजें चाहिए एक तरीके से, डी एलएमएन ये निकालने के लिए इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में होनी जरूरी है, जो सबसे पहली फॉर्म थी। जब तक वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी तब तक आप एलएमएन डी नहीं निकाल सकते। नॉर्मल फॉर्म वेक्टर फॉर्म की क्या थी? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। और कार्टेशियन फॉर्म की क्या थी? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। तो या तो भैया इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। अब क्योंकि चारों इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिखाई दे रही है, तो मैं वेक्टर में क्यों उलझूं, फिर मैं सबको इस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। और यहाँ से एल एम एन और डी, ये चार मेरे आंसर्स हो जाएंगे। समझ गए? ठीक है, स्टार्ट करें। अब पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा ना आपको, तो हम दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सर पहला ही क्वेश्चन ही अजीब है ना। तो एक बार इजी क्वेश्चन जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करते हैं। करें। सबसे पहले तो अपन इक्वेशन लिख देते हैं, हेयर द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। और प्लेन का नाम अपन क्या रखते थे, याद है? पाए। Here the equation of plane pi is given as of the plane pi। तो पहला क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ प्लेन की जो पहली फॉर्म थी उस पर बेस्ड है, नॉर्मल फॉर्म पे। Here the equation of the plane pi is given is given as कार्टेशियन इक्वेशन गिवन। चाहो तो ये मेंशन भी कर सकते हो, हेयर द कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, क्या इक्वेशन गिवन है? लेट्स नोट इट डाउन। सो इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दिस इज द गिवन इक्वेशन। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसके एलिमेंट्स ने, वैसे तो दिख रहा है देखो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और कैपिटल डी की वैल्यू 1, है ना, दिख तो रहा है। क्योंकि ये इक्वेशन अभी एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू डी की फॉर्म की नहीं मानी जाएगी। अगर होगी तो भी नहीं मानी जाएगी। भाई हो सकता है ये इस फॉर्म की हो, लेकिन हम तो शक करेंगे ना, हम तो डाउट करेंगे। हम नहीं मानेंगे इस फॉर्म की। हम क्या मानेंगे, भैया तू तो ए एक्स
बी वाई सी जेड बराबर कैपिटल डी की फॉर्म की है। हम ये मानेंगे, इधर कैपिटल ही लगता है, सॉरी हर चीज कैपिटल ही लगती है ना। ए एक्स बी वाई सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी की फॉर्म की है, हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करके वो बनाएंगे, फिर चाहे से सेम बन जाए। हो सकता है इससे कंपेयर करके ये बनाए तो वही बने जो ऊपर दी हुई है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको ये मान लें। हमको पता भी चल जाएगा ना कि यार ये तो वो है, तो भी हम प्रोसेस तो पूरा फॉलो करेंगे। ओके, समझ गए? ठीक है। और कब होता है कि जब वो एलएमएन की होती है और एबीसी की कब होती है, कब होता है जब इनके मैग्नीट्यूड वन आ जाए। जैसे वन 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 का मैग्नीट्यूड वन नहीं आता, रूट 3 आता है, निकाल के देखेंगे तो यानी कि एबीसी। और जब वन 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 आ जाए तब वो एलएमएन है। ठीक है। तो अभी तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग द इक्वेशन। पहला इक्वेशन है इसलिए डिटेल में करके बता रहे हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। वन मोर थिंग, जब भी आपको इक्वेशन बनानी हो या बनी बनाई भी गिवन हो तो आप आरएचएस में डी रखेंगे। एक आध कॉन्सेप्ट है बस जिसमें एलएचएस में डी रहता है, बाकी हमेशा डी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म होती है आरएचएस में रहता है, साथ में वो डी पॉजिटिव भी रहता है। तो अभी आरएचएस में भी है, पॉजिटिव भी है। इनकेस आरएचएस में नहीं है पहुंचाओ पहले, आगे की बात बाद में करो। इनकेस नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव करो पहले, आगे की बात बाद में करो। ठीक है, ये चीज हमेशा फिक्स रखना इक्वेशन ऑफ प्लेन। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं हम। बोलो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया, वी गेट ए इक्वल टू 1, बी भी 1, सी भी 1 आ रहा है और यहाँ तो डी भी 1 आ रहा है। अलग अलग भी आ सकता है दूसरे क्वेश्चन में। अब A1 B1 C1 D1 हो गया। तो अब अपन क्या निकालेंगे? अब अपन एलिमेंट निकालेंगे। अब एलिमेंट निकालने का तरीका तो क्या होता है, ये नॉर्मल वेक्टर के डीसीज हैं ये तीन। तो नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड के जो एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट होंगे। तो वो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में करने का तरीका हो गया। अब जब अब सारा क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में चल रहा है तो क्यों ना कार्टेशियन फॉर्म में ही करें। और कार्टेशियन फॉर्म में करने का तरीका, डायरेक्ट फॉर्मूला भी सीखा था हमने। तो कैसे भी कर सकते हो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसको A² B² C² से डिवाइड करो, है ना। A² B² C² के सम के रूट से डिवाइड करो, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। या फिर आप केवल कंपोनेंट्स उठा उठा के डिवाइड करो, ए को बी को सी को, अलग अलग कंपोनेंट। देखो पूरी इक्वेशन को अगर मैं, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, वन का स्क्वायर क्या होता है वन, वन का स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करना। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको इक्वेशन वन मान के कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1/√3, तो भी एक्स वाई जेड और वन सब डिवाइड हो जाएंगे। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग कंपोनेंट्स उठा के डिवाइड कर दूं, वो मेरी मर्जी है ना, कैसे भी कर सकता हूँ। तो ज्यादा सही तरीका मेरे अकॉर्डिंग ये रहता है कि हम क्या करें, A B C D आ गया ना, तो पहले अपन A²B²C²D², A²B²C² निकाल लें और फिर इक्वेशन को डिवाइड कर दें, पूरी इक्वेशन को ही डिवाइड करते हैं, वो ज्यादा बेटर तरीका। ठीक है, तो इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं हम। और अब अपन इसके नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, नाउ नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर to the given plane pi is given plane pi is वेक्टर n इक्वल टू क्या कहेंगे हम उसको, 1 1 1 है ना, तो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n इक्वल टू 1² 1² 1² यानी √3 यूनिट्स। मैग्नीट्यूड डिस्टेंस को हमेशा यूनिट्स में लिखा करो। ठीक है, अब अपन इसको पूरी इक्वेशन वन को √3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अपन ये सब ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, जरूरी नहीं है ये पार्ट लिखते। अपन ऐसे भी लिख सकते थे डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय √(a² + b² + c²। पर इसी चीज से क्यों डिवाइड किया ये डाउट रहता। अब पता चल गया ना, ये मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। ठीक है ना, तो दोनों ऑप्शन से कैसे भी कर सकते हो अपन। तो अब अपन जब मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो लिख देते हैं नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n दैट इज इक्वल टू √3। ठीक है ना, क्यों कर रहे हैं हम इसको इससे डिवाइड, टू टू रिड्यूस इट टू रिड्यूस इट टू इट्स नॉर्मल फॉर्म, उसकी नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के उपलक्ष्य से हम ये डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वी गेट, सो डिवाइड कर देते हैं अब अपन।
एक्स को भी डिवाइड करेंगे, वाई को भी डिवाइड करेंगे, किससे? √3 से। तो इट विल बिकम 1/√3 x, बोलो 1/√3 y, बोलो 1/√3 z। और उस RHS को करना मत भूल जाना। अब ये नॉर्मल फॉर्म है इस समय ये। अब इस नॉर्मल फॉर्म में जो LMN है ये तो DCs है नॉर्मल वेक्टर के, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द, और ये स्मॉल d बन चुका है। ठीक है, अब डायरेक्ट मत लिख देना इसके बाद भी। अब अगेन आप इसको किससे कंपेयर करोगे? पहले AX BY CZ इक्वल टू D से कंपेयर किया था, अब इसको LX M/N/Z इक्वल टू स्मॉल d से कंपेयर करो, वहां से LMN निकालो, है ना। सो नाउ कंपेयरिंग, ये नॉर्मल फॉर्म आ गई। सो नाउ कंपेयरिंग इट with the standard normal form, pairing it with the standard normal form, स्टैंडर्ड नो, पहले तो केवल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, अभी स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। दैट इज वो क्या होती है लिख देता हूं मैं, दैट इज LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू स्मॉल d, ये होती है स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म। इससे इसको कंपेयर करेंगे, वी गेट, अब स्पेस नहीं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। वी गेट, कंपेयर करेंगे तो इस बार तो चारों चारों चीज सेम, जब ABCD सेम थे तो LMND भी सेम ही आएंगे। वी गेट L इक्वल टू 1/√3, M इक्वल टू 1/√3, N इक्वल टू 1/√3, साथ में D भी इक्वल टू 1/√3। चारों चीजें आ गई। सो अब जो भी उसने पूछा था, क्या पूछा था? एक तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द, सो DCs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन पाई आर DCs तो LMN होते हैं, L, M, N होते हैं, और वो वैल्यू आ गई मेरी 1/√3, 1/√3। एक सेट बना के लिखे जाते हैं DCs तीन का, है ना, ये सेट बना के लिख दिया। ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पाए फ्रॉम द ओरिजिन इज, उसको हम कैसे, इज गिवन बाय, उसको हम कैसे लिखते हैं? D। सो हम कैसे लिखते हैं? D इक्वल टू जो भी आया, क्या आया? D 1/√3, और डिस्टेंस है तो यूनिट्स लगाना होता। अब मैच करो आंसर। सही है, ठीक है। अब खींच ले फटाफट बाकी के चारों को, कर दो डिलीट। ये सारा इसके प्रोसीजर रहेगा। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन। x + y + z हो गया ना। अब z = 2 को चलो लास्ट में करते हैं। ये वाला C वाला तो आप होमवर्क मार्क करो, सेम इसी की तरह 2 3 और ये -1 और D। तो 2² 3² -1² से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो तो DCs हो जाएंगे, और जो RHS में डिवाइड होकर आएगा वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगी, है ना, कैलकुलेटिव है बस। अब A और D को देखो, ये इसमें क्या पंगा है ना। क्वेश्चन नंबर D को देखो, 5y + 8 = 0। सर ऐसी इक्वेशन भी होती है जिसमें केवल y वाली टर्म हो, x और z वाली टर्म नहीं हो? बिल्कुल होती है, उसका कोएफिशिएंट 0 भी तो हो सकता है ना। तो ऐसे इक्वेशंस को करने के लिए हम सबसे पहले तो इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, कन्वर्टिंग या रिड्यूसिंग द इक्वेशन टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करेंगे? पहला काम 8 को उधर भेजना, दूसरा काम उसको पॉजिटिव करना, तीसरा काम x और z की टर्म जबरदस्ती रखना। पहला काम 8 को उधर भेजना, तो 5y = दूसरा काम मल्टीप्लाइंग इट विथ बाय -1, तो -5y = 8। ये जो XYZ के कोएफिशिएंट्स है ना, ये D के लिए कुर्बानी देते हैं। भैया तू पॉजिटिव हो जा, हम नेगेटिव हो लेंगे। ठीक है, अब यहां से भी अभी काम नहीं चला, x और z की टर्म्स नहीं है, तो x की टर्म नहीं है तो क्या लिखूंगा? 0x, y की तो है, प्लस नहीं माइनस -5y, और z की भी है, और नहीं है तो 0 है, =8। अब यहां से जो ये चीज निकली 0 -5 0 8, ये क्या है? हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इनको क्या कहेंगे? 0 -5 0 और ये 8, ये चार कंपोनेंट्स क्या हैं? ABCD। हाँ, ये चारों कंपोनेंट्स हो गए हमारे। कंपेयर कर दूंगा मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म LX MY वाली नहीं मानेंगे, पहले AX वो वाली मानेंगे, चाहे से डिवाइड करके वही मिले बट फिर भी हम वही मानेंगे। ठीक है, तो AX + BY + CZ = D, इससे कंपेयर करेंगे। इसका शायद आंसर मिसमैच है जितना मेरे को लग रहा है, पीछे देखेंगे चेक करेंगे। तो वी गेट
ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 0, डी की वैल्यू 8। हाँ, अगर वो नॉर्मल के डी आर्स पूछता है तब तो ये 3 आंसर हो जाते हैं, लेकिन उसने डी सीस पूछे हैं तो फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना ही पड़ेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें हम, यहाँ से पहले तो नॉर्मल वेक्टर बना दें। नॉर्मल वेक्टर क्या बनेगा, 0 i कैप प्लस या -5 j कैप -5 j कैप प्लस 0 k कैप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 0। अच्छा, एक ही कंपोनेंट हो ना तो वही कंपोनेंट मैग्नीट्यूड होता है, 5 ही आएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर करके उसी को तो रूट करोगे। ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब यानी कि 5 से डिवाइड कराना है इसको, है ना। सो लेट्स से ये इक्वेशन 1 मान लेना, और डिवाइडिंग इक्वेशन 1/5। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन, स्टेप्स पूरे पहले इक्वेशन की तरह लिखना है जो मैंने लिखा है ना, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू रिड्यूस इट टू द नॉर्मल फॉर्म। रिड्यूस हम क्यों कर रहे हैं, काम लिखना जरूरी है। हमने क्यों उसको 5 से डिवाइड किया है मैग्नीट्यूड से, क्यों, ताकि वो नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो जाए। हमारा काम है नॉर्मल फॉर्म में देखना उसको। सो डिवाइड करने के बाद 0 को तो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, -5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा, उसको 0 ही आएगा, और वो क्या हो जाएगा बताओ, 8/5। ठीक है, अब ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। अब ये किस फॉर्म में आ चुकी है, नाउ दिस इज माय रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई। तो मैं क्या कर दूंगा, उसको नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर कर दूंगा। क्या होती है, LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू स्मॉल डी, और इससे कंपेयर करके LM&D निकाल लूंगा। वही मेरे रिक्वायर्ड आंसर्स हैं। L आ जाएगा वही 0, M आ जाएगा -1, N आ जाएगा 0, और D आ जाता है मेरा 8/5। तो ये 3 तो हो जाते हैं मेरे DCs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। ये 3 तो हो जाते हैं DCs ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन का आंसर, और ये हो जाती है मेरी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन का आंसर। बोलो, आंसर मैच कर रहा है क्या, देखना है इसमें। -1 की जगह +1 आ रहा है ना, तो गलत है, वो गलत है बिल्कुल। ये या तो पिछली की पुरानी किसी बुक में -8 रहा होगा ना, क्योंकि इसको अगर +1 करते हैं तो ये नेगेटिव होता है, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। डीसीस और डीआरस पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकते हैं, स्मॉल डी या कैपिटल डी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ये चीज फिक्स है, ओके ना, जीरो भी नहीं हो सकता। ओके, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो नाउ व्हाट, हाँ एक क्वेश्चन रहेगा ना अभी, तो उसको तो इसी में कर दो। z = 2 है, तो z = 2 है, लेट्स से z = 2 है, z = 2, तो RHS में तो ये ऑलरेडी है ना। RHS में ऑलरेडी, बस इसको कन्वर्ट करने का काम है। 0x प्लस 0y प्लस z = 2, ऐसे 0x प्लस बोलो प्लस 0y प्लस z = 2। कंपेयर करूंगा तो पहले वही ABCD, तो ये हो जाएगा 0 0 1 2, 0 0 0 1 और 2। ठीक है, उसके बाद फिर वो 2 का मैग्नीट्यूड 2 ही आएगा, 0 का स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर, फिर नहीं 1 है, सॉरी 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। तो यानी कि ये अब इसमें एलिमेंट है, क्योंकि देखो मैग्नीट्यूड 1 ही आया ना, 0 0 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा, तो मैग्नीट्यूड भी 1 ही आया। दैट मीन्स वो पहले ही उस फॉर्म में था, लेकिन फिर भी मेरी तो काम था, फॉर्मेलिटी थी, मेरे को तो करना था। ठीक है, डिवाइड करूंगा तो वापस वही बन जाएगी। 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। ये वापस से क्या हो जाएगा, 0x 0y z = 2, और वही मेरी हो जाएगी नॉर्मल फॉर्म, यानी जो गिवन फॉर्म थी वही नॉर्मल फॉर्म थी, 0x 0y प्लस z = 2। ठीक है, तो अब एलिमेंट से कंपेयर करेंगे तो ABC और LMND इस बार दोनों सेम आ गए, फर्क क्या पड़ा उसमें, है ना। तो ABC क्या हो जाएंगे मेरे, LMN क्या हो जाएंगे, 0 0 1 और ये 2। देखो आंसर ही आ रहा है, 0,0,1 और 2। ओके, समझ आ गई, चलें आगे। ओके, जेड, चलो ये तो एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। अब थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है या कुछ घूम फिर के आता है, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। z = 2 कैसा प्लेन होता होगा, z = 2 पता है लाइन भी हो सकती है, और z = 2 क्या है, प्लेन भी हो सकता है, इवन z = 2 पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, अब आप ये है, डिपेंड करता है कि आप कौन से डायमेंशन में काम कर रहे हैं। अगर आप 1 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, 1 डायमेंशन होती है नंबर लाइन, 1 डायमेंशन क्या होती है, 0 1 2 3 -1, ये 1 डायमेंशन में अगर काम कर रहे हैं तो z = 2 ये पॉइंट कहलाएगा, ये पॉइंट कहलाएगा।
उस केस में z इक्वल टू 2 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट को रिप्रेजेंट। जब आप 2D प्लेन में काम कर रहे हैं, जब आप 2D प्लेन में काम कर रहे हैं, तब z इक्वल टू 2 एक लाइन है। जब आप 1D प्लेन में काम कर रहे हैं तो z इक्वल टू 2 एक पॉइंट है। जब आप 2D प्लेन में काम कर रहे हैं तो z इक्वल टू 2 एक लाइन है। कैसी लाइन है? अच्छा, z इक्वल टू 2 तो नहीं हो सकती, x इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2 ही होगी। लेकिन ठीक है, अब उसने कह दिया z इक्वल टू 2, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक एक्सिस को z एक्सिस मान लेंगे इन दोनों में से। लेट से ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है ना? तो अब z इक्वल टू 2 कैसी लाइन होगी? पैरेलल टू x एक्सिस, जो कि 2 से गुजर रही हो। लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया z इक्वल टू 2 से। अब z इक्वल टू 2 प्लेन भी हो सकता है अगर 3D में बात कर रहे हैं। वो प्लेन कैसा होगा, सोचने वाली बात है। तो z इक्वल टू 2 कैसा प्लेन होगा, सोचो। ये एक्स वाई जेड एक्सिस, जो z एक्सिस को 2 पे काटता, जो z एक्सिस को किस पे काटता हो, कौन सी होती है z एक्सिस? ये होती है। अब z एक्सिस को 2 पे काटता है। सर व्हाट अबाउट एक्स एंड वाई? एक्स एंड वाई को नहीं काटता, एक्स एंड वाई, एक्स वाई प्लेन से वो पैरेलल है। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। एग्जैक्टली एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन पूछता। तीन कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं ना, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, और उसके अलावा इनफाइनाइट अलग अलग प्लेन्स होते। एग्जैक्टली इसी कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन पूछता तो इक्वेशन बनती जेड इक्वल टू 0। एग्जैक्टली इसी प्लेन। उसने किसकी पूछी? जेड इक्वल टू। दैट मीन्स जेड इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 0 ऐसे प्लेन से जो पैरेलल है, जो पैरेलल है, यानी एक्स वाई प्लेन से पैरेलल बनाना है। एक्स वाई प्लेन से पैरेलल बनाना है, यानी कि एक्स वाई प्लेन से 2 कदम ऊपर उठना है। जेड इक्वल टू 2 है ना, तो ये मान लो 1 2, तो इस 2 से गुजरता हुआ ऐसा एक पैरेलल प्लेन है। ये समझ आया होगा? ठीक है। ऐसा एक पैरेलल प्लेन है, यानी कि ऐसे मान लो फ्लोर से 2 कदम ऊपर हवा में आ गए, फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। ये है हमारा z इक्वल टू 2। आपका पूरा विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि z इक्वल टू 2 प्लेन जो होगा वो कैसा होगा एक 3D में। चाहे से हम बनाए ना बनाए, हमारे माइंड में घूमना शुरू हो जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तभी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू -1, ये सारे प्लेन्स आपस में पैरेलल होंगे। z इक्वल टू 0 एक्जैक्टली एक्स वाई प्लेन है। z इक्वल टू पॉजिटिव नंबर उस एक्स वाई प्लेन से ऊपर आ जाओ, z इक्वल टू नेगेटिव नंबर उससे नीचे चले जाओ, पाताल लोक, फ्लोर से भी नीचे चले जाओ, बेसमेंट। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब जैसे मान लो ये फ्लोर को मैं मान लूँ एक्स वाई प्लेन, तो z इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर, जैसे छत हो गई, तो छत क्या हो जाएगा? z इक्वल टू सम पॉजिटिव नंबर। और नीचे बेसमेंट का फ्लोर क्या हो जाएगा? z इक्वल टू सम नेगेटिव नंबर। z इक्वल टू 0 एक्जैक्टली हो गई। समझ गए ना? ओके। चलो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। ये लो सब, अब आप वेक्टर इक्वेशन बनानी है एक ऐसे प्लेन की जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 7 यूनिट गिवन है और नॉर्मल वेक्टर ये गिवन है। तो उल्टा, फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जैक्टली उल्टा क्वेश्चन है। उसमें हमको बना दे रखी थी कार्टेशियन इक्वेशन, और ये दो डेटा निकालने थे, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ये सब निकालना था। इसमें ये डेटा दे रखा है, नॉर्मल और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है। तो ये तो हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन तो स्मॉल डी होता है, होता है। लेकिन ये नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर थोड़ी ना है। नहीं है ना, उसने थोड़ा ना कहा है। तो मैं तो शक करूंगा कि ये नॉर्मल वेक्टर ही, अगर होगा तो भी शक करूंगा। तो मैं इसको एलएमएन नहीं मानूंगा, मैं इसको एबीसी मानूंगा, इसे एलएमएन निकालूंगा और डी एल एक्स एम बाई एन जेड इक्वल टू डी रख दूंगा, बन गई इक्वेशन। पर हमको वेक्टर इक्वेशन बनानी है, तो आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी रख दूंगा। समझ गए? चलो, तो पहले हम काम करते हैं। देखो ये तो सिंपल सी इंफॉर्मेशन, ये तो एज इट इज उठा के रखनी है, जो काम काज करना है वो इसमें करना है। तो हम पहले इसका लेना देना करते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या काम करेंगे हम। हेयर द नॉर्मल टू द, नॉर्मल टू द वेक्टर, गलत लिखा हुआ है, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन ऐसे लिखना चाहिए, है ना? प्रिंटिंग मिस्टेक। हेयर द नॉर्मल वेक्टर टू अ प्लेन पाई, टू ए प्लेन पाई इज गिवन एज, इज गिवन एज, इसको हम वेक्टर एन ले लेंगे, जो नॉर्मल वेक्टर गिवन है ले लिया। अब इसका क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। इसका क्या निकालेंगे हम? मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या? क्योंकि हमको डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दे रखी है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ एन इक्वल टू, बोलो, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, -6 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 25, 36, एडअप 25 और 34 और 36, 70, √70 यूनिट। और इसको अपन और ब्रेक नहीं कर सकते, 70 क्या होता है? 2 5 या 10 7 नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब
ये अगर मैग्नीट्यूड ऑफ n आ गया तो अब अपन नॉर्मल यूनिट वेक्टर निकालने वाले हैं। नाउ नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द प्लेन इज, पहले नॉर्मल वेक्टर था, अभी नॉर्मल यूनिट वेक्टर यानी एन कैप टू द प्लेन पाई इज गिवन बाय एन कैप इक्वल टू, और ये तो हम वेक्टर अलजेब्रा से चैप्टर से करते हुए आ रहे हैं कि एन कैप निकालना हो तो वेक्टर एन को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर, तो यानी कि कर दो, डायरेक्टली डिवाइड कर दो, तो 3/√70 आई कैप, 3/√70 टाइम्स आई कैप, आगे 5/√70 टाइम्स जे कैप, आगे -6/√70 टाइम्स के कैप। ओके, ये आ गया एन कैप हमारा, एन कैप आ चुका है, डी ऑलरेडी गिवन है ना, बस बना दो इक्वेशन। नाउ द इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, या पहले उसके बारे में लिख लो, ऑल्सो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन पाई, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन पाई फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन एज, वो भी तो गिवन है, इज गिवन एज डी इक्वल टू, हाँ, डी इक्वल टू 7 यूनिट्स, ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है। बना दें अब वेक्टर इक्वेशन। नाउ the required vector equation of the plane pi is, required vector equation of the plane pi is, बोलो क्या होती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई नॉर्मल फॉर्म में, वेक्टर आर डॉट नॉट इनटू एन कैप इक्वल टू स्मॉल डी, बस वैल्यूज पुट अप कर दो, दैट इज आर को तो छेड़ना नहीं है, डॉट एन कैप लगाओ, वही सेम 3/√70, बस पुटअप करना है, आई कैप जे कैप -6/√70 के कैप इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन 7। आंसर चेक करो। हाँ, करने में तो कर सकते हो, पर ये इतना नहीं है, ये क्या 4 लाइन ही तो है। अब आपको आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी है, उसमें आपको एन कैप और डी तो निकालना ही पड़ेगा ना। डी एज इट इज गिवन है, तो मैंने एक ही तो लाइन लिखी है, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन है, एक लाइन तो लिखोगे ना भाई, ये डी गिवन है, हेयर डी इक्वल टू 7 यूनिट्स गिवन, डी का मतलब क्या होता है ये नहीं बताएंगे, अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, वैसे तो देखो आप तो कुछ भी कर लो, आपके तो जो है बोर्ड से अलग चलता है मामला, तो आपके स्कूल पैटर्न पे अगर वो सब फॉलो हो रहा हो तो देख लेना। ठीक है, कर दूं डिलीट। हाँ जी, अब देखो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन, महाफर्जी क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने का कोई क्वेश्चन होता है क्या? ये तो हम ऑन द गो ही कर लेते हैं। क्या है, आर को खोलना है ना, ये तो एक तरीके से वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये तो हम वैसे भी कर रहे हैं बाकी क्वेश्चंस में, जैसे वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन दोनों पूछ ली, तो हम वेक्टर करके फिर कार्टेशियन में कन्वर्ट करते ही ना, लाइंस में भी तो करा था। ठीक है, अब है तो है, क्या करें, जैसे कि क्या करूंगा मैं सबसे पहले, हेयर द गिवन वेक्टर इक्वेशन इज, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है ना। ओके, नाउ मतलब हेयर द गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज गिवन एज दिस, नाउ reducing it to the Cartesian form, reducing it to the Cartesian form, we get, अब रिड्यूस करेंगे तो बस आपको आर को खोलना है, बाकी तो खुले खुले हैं, आर वेक्टर को खोल दो, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस सी के कैप डॉट प्रोडक्ट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 2। ठीक है, खोल दें, तो बोलो x × 1 क्या हो गया, 1x, y × 1 y, z × -1 -z इक्वल टू 2, दैट्स इट, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, चेक करो, सही है, इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई। ठीक है,
चलो सेकंड वाला जल्दी बताओ, आंसर बताओ सेकंड का, तो यही 2x 3y - 4z = 1, खत्म कहानी। करना ही क्या है इसमें, 2x, इधर से x मिलेगा, इधर से y मिलेगा, इधर से z मिलेगा, वो 1 है ही, सही है ना। मैच करो, 2x + 3y - 4z = 1, ठीक है। अब सी वाला क्वेश्चन भी वैसे तो इजी है, बट आपको भयानक दिख रहा होगा, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। s - 2t ऐसे खोल के रखा हुआ है इसने, तो कोई बात क्या, ब्रैकेट के आगे x लग दो बस, और क्या, वेरी गुड। लेकिन क्या होता है कि ब्रैकेट के आगे s लग सकते हैं क्या, s - 2t, देखो s - 2t टाइम्स x, राइट, 3 - t टाइम्स y +2s + t टाइम्स z = देखो इसी फॉर्म में है क्या, या आगे सॉल्व किए, इसी में ही तो खत्म करो कहानी। ठीक है, जो इसके कोएफिशिएंट्स है ना एक्स वाई जेड के, ए बी सी, वो एस और टी की फॉर्म में है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है ना, डन। कर चलें फोर्थ क्वेश्चन पे। इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बारे में ज्यादा बच्चे पढ़ के नहीं जाते, और ये भी नॉर्मल, अभी तक सारे क्वेश्चंस करीब करीब नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन, हाँ एक भी नहीं आया अभी तक। ये फिर फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड फॉर्म से शुरू हो गया, पासिंग थ्रू द पॉइंट, है ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी नॉर्मल फॉर्म से। मैंने आपको बताया था कि एक प्लेन अगर है हमारे पास 3D में, लाइक दिस, तो उसकी नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन जब आप बनाओगे, ओरिजिन से जब आप उसमें नॉर्मल वेक्टर बनाओगे लाइक दिस, तो कहाँ जाके लैंड करेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो निकालने के लिए नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इक्वेशन को। ठीक है, और उसको निकालने का फिर फॉर्मूला होता है LD, MD, ND, क्योंकि डी तो है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, LMN इसका नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, तो उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं जितनी उसकी लेंथ है, तो आप उधर जाके लैंड हो जाओगे। उधर जाके लैंड हो जाओगे तो जिस कोऑर्डिनेट पे आप लैंड होंगे वही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको LMND चारों चीजें चाहिए जो पहले क्वेश्चन में चाहिए थी, वापस वही निकालना है आपको चारों चीजें। ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करके सेम टू सेम वही काम करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको क्लियरली करके दिखा देते हैं, फिर बाकी ऐसे कर देंगे। तो पहले पहला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, कैलकुलेटिव लग रहा है, उसी को कर लेते हैं। फोर्थ कर रहे हैं ना, 2x + 3y - 4z - 12 = पहला काम तो हम इसको उधर भेज देंगे, है ना। हेयर द, अच्छा कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, तो कार्टेशियन इक्वेशन से ही सॉल्व करना है। हेयर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई इज गिवन एज, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई इज गिवन एज, दिस इज द गिवन कार्टेशियन इक्वेशन। आप अगली स्टेप में इसको उधर पहुंचा देना, इधर ही लिख देता हूँ मैं, =12 हो जाएगा वो, ये बच गई हमारी इतनी इक्वेशन बच गई, रिड्यूस होके। ओके, अब हमारा काम क्या है, LMND निकालना, फुट ऑफ द, आप क्वेश्चन पढ़ा करो, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो सामग्री तैयार किया करो। अभी LMND नहीं, अभी ABCD है, अभी ये क्या है ABCD, अगर है तो भी डाउट करना है, फिक्स है नहीं ये चीज, है तो भी क्या करना है, डाउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा पहले तो ABC वाली इक्वेशन से, सेम टू सेम वही प्रोसेस चलेगा, है ना। नाउ कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग इट विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज, बोलो, टेल मी व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, AX + BY + CZ is equal to capital D. We will get something. We get A = 2, B = 3, C = 4। अच्छा मेक श्योर कि D उधर पॉजिटिव रहे, तो उधर जाके वैसे पॉजिटिव बन गया, नहीं तो एक फॉर्म और बनाते। अब वही ये नॉर्मल वेक्टर के 2 3 4 मिल चुके हैं हमको, तो हम क्या करेंगे, A² B² C², तो मैग्नीट्यूड निकाल लो, चाहो तो लिखो उसको मैग्नीट्यूड n = या नहीं भी लिखोगे तो डायरेक्ट आप एक वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना किसी क्वेश्चन में, तो मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ A² B² C² का रूट, इस चीज की मैं वैल्यू निकालूंगा और इसी से मैं डिवाइड कराऊंगा। सो 2² 4 9 16 और 4 20 29, √29 हो गया। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 मार्क कर देंगे इसको, हम इक्वेशन 1 को √29 से डिवाइड करूंगा। ठीक है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 बाय √29 वी गेट। अच्छा इक्वेशन में नहीं काम करना हो आपको इन केस,
इक्वेशन में नहीं काम करना हो आपको तो आप क्या कर सकते हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो इस बार अपन इक्वेशन में नहीं काम करते हैं, पहले क्वेश्चन इक्वेशन में काम किया था अपन, बस इक्वेशन का काम हो गया। अब अपन इस इक्वेशन को देखेंगे ही नहीं, अब अपन इन वैल्यूज से निकालेंगे जो भी, अब सारा वैल्यूज में गेम खेलेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू से निकालेंगे। तो क्या करेंगे अपन, ए बी सी डी में से सबसे पहले तो आपने ये निकाल लिया। अब आप क्या करो, सीधे एल एम एन निकालो और डी निकालो, एल एम एन डी सीधे ही निकालो। वो कैसे निकालें सर, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट। नाउ एल इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अपन इक्वेशन की बात ही नहीं करें, हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं, उससे हमको डायरेक्ट फॉर्मूले पता है। ठीक है, एम इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, एन इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसमें अपन ऐसे नहीं लिखा कि इक्वेशन को डिवाइड कर रहा है, और इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो फिर इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, एल एक्स एम बाई एन जेड इक्वल टू डी। ठीक है ना, और डी इक्वल टू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। डन। ओके, ये हमने नोट्स में भी लिखा है, एल एम एन की डायरेक्ट वैल्यू निकालने का तरीका, ए डिवाइडेड बाय दिस बी डिवाइडेड बाय, आपने अगर देखा तो, है ना। ठीक है, चलो तो ए को डिवाइड करो, रूट ये रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले निकाल के रेडी रखो ताकि बार बार नहीं निकालना पड़े। तो 2 डिवाइडेड बाय रूट 29, इधर 3 डिवाइडेड बाय रूट 29, इधर 4 डिवाइडेड बाय रूट 29, और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 12 डिवाइडेड बाय रूट 29। आगे चारों चीजें एल एम एंड डी। अब पहला क्वेश्चन होता तो ये काम खत्म हो चुका है। एल एम एन आर द डीसीज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, और डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। लेकिन अब अपने को यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, नई चीज है ना। नाउ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द, अच्छा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ओरिजिन से ही ड्रॉन होना चाहिए, उसी का फॉर्मूला है एल डी एम डी एन डी। किसी और जगह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो, उसका फुट निकालने का फॉर्मूला नहीं है उसमें, तो फिर कॉन्सेप्ट वाइज चलना पड़ेगा। जो नॉर्मल आप ओरिजिन से बनाओगे, जो कि पहली फॉर्म में हमेशा बनाते हैं अपन, वो वेक्टर से प्लेन से जहां जाके टकराएगी, उसका निकालने का तरीका है एल डी एम डी एन डी। ठीक है ना, और किसी का नहीं है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना, ड्रॉन फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन को नॉर्मल भी बोलते हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं फुट ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय, नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हैं उसको, इज गिवन बाय एल डी एम डी, एल डी कोमा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखेंगे एक्स कोमा वाई कोमा जेड के फॉर्म में, तो ऐसे ही सेट बना के लिखेंगे। तो एल इंटू डी करो, तो 2√29 इंटू 12, ऐसे ही तो करोगे, 2√29 इंटू 12√29, ये पहला कोऑर्डिनेट कॉमा, दूसरा कोऑर्डिनेट 3√29 इंटू 12√29, और तीसरा क्या हो जाएगा, 4√29 इंटू 12√20, सबको डिस्टेंस से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 टू जा 24/29, कॉमा 3 12 जा 36/√29, आगे 12 4 जा 40, हाँ रूट हट जाएगा सॉरी, 36/29 आ जाएगा ओनली, एंड कॉमा 48/29, मैच करो आंसर, 12/24/29, 36/29, 48/29। समझ आया। चलो सेकंड क्वेश्चन देखूं अब इसका, अब फटाफट से खींच ले। ठीक है, बोलो, इसको कंपेयर करके बोलो, ए बी सी डी 0, यही तो है, यही तो है। बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू 4, एंड डी इक्वल टू, बोल दो -6, 6 उधर चल के ये इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी एक तरीके से। ठीक है, ए बी सी डी आ गया, अब एल एम एन डी, है ना। तो एल क्या हो जाएगा, पहले वो निकाल लें मैग्नीट्यूड, जो भी अपन निकालते थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का रूट, तो 0 का स्क्वायर 0, 9 16, तो 5 आ जाएगा, 25 का 5। ठीक है, तो एल बोलो 0/5 यानी 0, एम बोलो 3/5, एन बोलो 4/5, स्मॉल डी बोलो 6/5। तो एल डी एम डी एम डी, एल डी एम डी एन डी, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये ऐसे निकलेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, 0 इंटू 6/5 0, 3/5 इंटू 6/5 18/25, और एन डी करो 6 4 जा 24/25, मैच करो आंसर
सही है। बाकी के 2 क्वेश्चंस करो होमवर्क में, हो जाएंगे। चलो, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म शुरू होती है, पहली फॉर्म का काम दाम खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट होती है पहली फॉर्म, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जैसी चीजें वो देती है, नॉर्मल वेक्टर के डीसीज भी वो देती है। अब बाकी के फॉर्म्स क्या हैं, दूसरी फॉर्म पे आ चुके हैं, जिसमें प्लेन एक पॉइंट से पास करे और उसका नॉर्मल वेक्टर गिवन हो। लेकिन ये नॉर्मल वेक्टर ओरिजिन से बना हुए होने की गारंटी नहीं है। कोई भी नॉर्मल, एक कोई भी, उसके बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर हैं, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, बहुत सारे नॉर्मल वेक्टर्स हैं उसके, उनमें से कोई एक नॉर्मल वेक्टर हमको गिवन है, और एक कोई भी पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं, उसमें एक पॉइंट गिवन है। ठीक है ना, तो ये 2 पॉइंट्स यूनिक प्लेन को डिफाइन कर देती है। इससे अपने को क्या बनानी है, वेक्टर कार्टेशियन दोनों इक्वेशंस बनानी है। तो चलो डेटा लिखते हैं हम। डेटा में क्या क्या लिखेंगे, नॉर्मल टू द प्लेन गिवन है, और पहले वेक्टर इक्वेशन बना देते हैं। तो ये तो वेक्टर एन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एन आई कैप जीरो का इस तरीके से हो जाएगा। तो पहले अपन पॉइंट्स के बारे में बता देते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट, या हेयर द प्लेन पाई is given passing through a point A ले लेंगे उसको हम, पॉइंट ए, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0 -2। ठीक है, दैट इज, या फिर वेक्टर इक्वेशन बना रहे हैं, तो सो द पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर को स्मॉल लेटर ऐसे मार्क कर देंगे। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए is given by वेक्टर ए इक्वल टू, उसका पोजीशन वेक्टर बना दो, वेक्टर ए इक्वल टू, स्मॉल वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 0 j कैप -2 k कैप। एक चीज तो आ गई, इसको कर दो ब्रैकेट में। दूसरा नॉर्मल वेक्टर गिवन है ही सही। ऑल्सो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन इज गिवन एज, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन पाई इज गिवन एज, भाई 2 वेक्टर चाहिए होते हैं, नॉर्मल वेक्टर और जिस पॉइंट से पास कर रहा है। तो नॉर्मल वेक्टर तो एज इट इज गिवन है, कॉपी पेस्ट मारना है, वेक्टर एन इक्वल टू, और उसका जो है डायरेक्ट नहीं गिवन था, पॉइंट गिवन था, हमने बना दिया। वेक्टर एन इक्वल टू, बोलो क्या गिवन है, आई कैप प्लस जे कैप -k कैप। ये लो साहब, 2 चीजें चाहिए थी, दोनों चीजें मिल गई। बना दें इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन बना दें। नाउ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन pi is given as equation of the required plane pi is given as, बोलो याद है सेकेंड फॉर्म, बोलो, आर माइनस ए वेक्टर, जो पॉइंट है उसको माइनस करेंगे, डॉट नॉर्मल वेक्टर, इस केस में आर एच एस हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो पुट कर दो बस, वैल्यूज हो गया काम। बस पुट करने में थोड़ा सा ध्यान रखना, अब एक बड़ा ब्रैकेट लगाना, फिर आर लिखना, फिर एक छोटा ब्रैकेट लगाना, और फिर ये ए वेक्टर लिखना है ना, आई कैप प्लस, अच्छा 0 j कैप लिखना जरूरी नहीं होता है ना, -2 k सीधे लिख दो, क्योंकि फाइनल आंसर है ना ये। जब अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं तब तो अपन ने 0 लिखा, क्या पता काम आ जाए, लेकिन अब तो फाइनल आंसर लिखने के कगार पे आ गए, तो फिर लिखना जरूरी नहीं, और लिख दोगे तो गलती भी नहीं। आई कैप प्लस j कैप -k कैप, जी 0 j कैप लिखा है क्या उसने, नहीं लिखा है। ओके, अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के 2 रास्ते हैं। एक तो कन्वर्जन कर लो, कन्वर्जन करना आता ही है, अभी अपन ने किया भी था। कन्वर्जन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर को खोल देंगे पहले अपन, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जी के कैप माइनस ये जो भी रखा हुआ है, अब इसमें 0 लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट शुरू हो गया वापस, -2 k कैप, इसको माइनस करके फिर उसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको, आई कैप प्लस जे कैप -k कैप -k कैप इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर क्या होगा, x-1 टाइम्स आई कैप हो गया, और x-1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, तो x-1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 1, 1 आई कैप नहीं 1, इसका कोएफिशिएंट प्लस, फिर आओ y -0 है ना, y रह गया, और y बन जा y, ठीक है, प्लस z -2 यानी z+2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, z+2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो इधर माइनस आ जाएगा, -z+2 इक्वल टू 0, और 0
है ना, और फिर इसको सोल्व करना है। लेकिन ये तरीका क्या है कन्वर्जन का, मैं आपको क्या कहता हूँ, कन्वर्जन के तरीके को अवॉइड किया करो। ठीक है, कन्वर्जन का तरीका आखिरी तरीका है जब आपको याद ही नहीं है कार्टेशियन इक्वेशन बनती कैसे थी, तो वेक्टर बना के कन्वर्ट कर लो, लेकिन हमको याद होनी चाहिए। अब याद होने के लिए क्या करेंगे, इसको तो इस चैप्टर को यहीं क्लोज करेंगे, अब कार्टेशियन इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए सामग्री क्या होती है पहले वो दिखाएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए सामग्री होती है x-x1/a, y-y1 बाय, नहीं सॉरी, ये तो लाइन की इक्वेशन बनाने लग गए बेटा। x-x1/a, y-, वो लाइन की इक्वेशन बनाने लग गए अपन। प्लेन की बनानी है, क्या होती थी, a इंटू x-x1 प्लस b इंटू y-y1 प्लस c इंटू z-z1 इक्वल टू 0। तो यानी को a b c चाहिए और x1 y1 z1 चाहिए, तो ये तो साहब ले लूंगा मैं x1 y1 z1, और ये ले लूंगा मैं a b c। इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स बनाएंगे। तो सेकंड पेज पे मैं आता हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन आप फॉर्मूला से बनाओ, ना कि कन्वर्ट करके बनाओ। ठीक है, कन्वर्ट कब करना, जब याद ना आए कि क्या थी, तो फिर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन हेडिंग मार्क कर देता हूं। टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे लिखते हैं ना, टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन वी हैव, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, x1 y1 z1, साथ में a b c। तो x1 y1 z1 तो जो पॉइंट पास हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स यानी 1 0 -2, और a b c जो नॉर्मल वेक्टर हैं उसके drs यानी 1 1 -1, बस ये 6 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई इज गिवन एज, ऑफ द प्लेन पाई इज गिवन एज, बोलो अभी अभी बताइए कैसे बनती है, a मल्टीप्लाइड बाई x-x1, b सॉरी प्लस, प्लस b मल्टीप्लाइड बाय y-y1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाय z-z1 इक्वल टू 0, ऐसे बनती है। ठीक है, अब पुट करोगे तो देखना वैसे ही बनेगी जो पीछे हम कन्वर्ट करके बना के आए। a क्या है 1 1 -1, तो 1 1 -1, x-x1 तो x-x1 है 1, ठीक है, प्लस y-y1 तो y-0, z-z1 तो -2, z+2 इक्वल टू, तो वैसी बनी थी, चेक करो पीछे, अगर मैं डिलीट नहीं करी है तो कर दी शायद, ये तो वैसी बनी है ना। लेकिन इसको आगे सॉल्व भी करना है, कार्टेशियन इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं छोड़ सकते, इसको सॉल्व करके ax + by + cz इक्वल टू d इस फॉर्म में छोड़ के आना पड़ेगा, जहाँ d RHS में और पॉजिटिव। करो तो 1 × x-1 x-1 प्लस y-0 × 1 y, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -z-2 इक्वल टू 0, आगे बढ़ो तो x प्लस वाई माइनस जेड, -1 -2 -3, उधर भेज दो उसको 3। ये है हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन। कार्टेशियन इक्वेशन हमेशा ax + by + cz इक्वल टू कैपिटल D की फॉर्म में होनी चाहिए, D कांस्टेंट टर्म RHS होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन होती है। इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई। बोलो समझ आई कि सारी बातें, तो तरीके से करेंगे, कन्वर्ट करने की कोशिश कम करेंगे, ऑफ द प्लेन पाई। डन, चलो सेकंड भी है एक और। अब ऑन द फ्लो, ऑन द कोई बता दो उसको, तो स्टेप्स बता ही दिए मैंने। बोलो वेक्टर इक्वेशन बनाओ, चलो पहले वेक्टर इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बोलो वेक्टर इक्वेशन बनाओ, 1 4 6 से पास हो रही है, आर, हाँ, आर इक्वल्स टू आर माइनस ए, ए क्या है आई कैप प्लस 4 j कैप प्लस 6 k कैप, ये पूरा डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर आई कैप -2 j कैप प्लस k कैप इक्वल टू 0, वेक्टर इक्वेशन हो गई, चेक करो। बोलो सही है। कार्टेशियन इक्वेशन बताओ, कार्टेशियन इक्वेशन बताओ कैसे बताएंगे वो, अभी बताई ना। ए, ए तो हो गया 1, बी हो गया -2, सी हो गया 1, फिर x-x1, तो पॉइंट है 1 तो x-1 प्लस, ये माइनस लगी गया तो प्लस रहने दो, y-y1 तो y-4 प्लस z-z1 यानी z-6, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x-1 बन जाए, x-1 -2y प्लस 8 प्लस z-6 बराबर 0। तो x-2y प्लस z, बोलो -1 -6 -7, 8 -7 1, तो 1 उधर जाएगा तो बनेगा -1, यानी कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने को, -x
प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 1, ये रिक्वायर्ड कार्टेशियन। -1 को इधर लेके +1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, -1 को इधर लेके +1 करके 0 लिखा हुआ है। बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ही चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड। कार्टेशियन फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी वेयर डी शुड बी पॉजिटिव। समझ आया? हो गया इक्वेशन भी। सिक्स्थ देखें फटाफट, आज स्कूल जाना है क्या? अब आ जाओ, तीसरा फॉर्म आ चुकी है जब तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट से वो पास होता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है उस फॉर्म का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। कैसे करते हैं, 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो इक्वेशंस जब आपको कहे, तीसरी फॉर्म जो होती है ना बेटा, उसको जनरली कार्टेशियन इक्वेशन में ही चेंज किया जाता है। ये भी थोड़ा याद करते हुए चलो। अब उसने कहा नहीं, अगर वो कहता पर्टिकुलरली नहीं भाई साहब वेक्टर इक्वेशन बनाओ तो वही बनानी पड़ती, वो कहता कार्टेशियन। लेकिन जब उसने कुछ नहीं कहा ना, तो अपन तीसरी फॉर्म का, पर्टिकुलरली तीसरी फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, उसमें अपन कार्टेशियन इक्वेशन ही बनाते हैं। तो 3 पॉइंट्स अगर गिवन हो, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, जहां से प्लेन पास थ्रू हो रहा है, तो अपन कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं? क्या तरीका था बताओ? x1 माइनस ए क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, इन 9 एलिमेंट्स में बात करो। ए तो कुछ है ही नहीं। ए तो फिर वेक्टर इक्वेशन बना रहे हो आप। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर, हाँ चलो वेक्टर ए, वेक्टर इक्वेशन बनाओ। हम्म 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 इक्वल्स टू 0। तो ठीक है, ये वेक्टर इक्वेशन आपने बनाई, लेकिन तीसरी फॉर्म में आप कोशिश करो कि आप कार्टेशियन इक्वेशन ही सीधे बनाओ डिटर्मिनेंट में। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज सुनो, अभी क्या गिवन है, कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स किसका पार्ट होता है? कार्टेशियन फॉर्म का पार्ट होता है। इसका पोजीशन वेक्टर थोड़ा ना गिवन है, आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप, या दूसरे पॉइंट का 6 आई कैप 4 जे कैप, ऐसे नहीं गिवन है ना। तो इस फॉर्म में गिवन है, ये भी हिंट है कि ये कार्टेशियन फॉर्म की डेटा गिवन है, आपको कार्टेशियन फॉर्म में ही बनाना है। ठीक है, तो बोलो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम कैसे बनाते हैं, भूल गए? x-x1 y-y1 z-z1 पहली रो, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 दूसरी रो, x3 - x1 y, इस तरीके से y3 ऊपर, मतलब सब में से x1 घटा देंगे, और पहले पॉइंट को ही हमेशा हम बाय डिफॉल्ट x1 y1 z1 मानते हैं, जिसको बाकियों में से घटाना है। ये करेंगे, यही करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों? वो ये जो हम बना रहे हैं, आप वेक्टर बना रहे हो, मैं कार्टेशियन बता रहा हूँ, ये कौन सी फॉर्म है एक बार बताना। मतलब ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन कौन सी फॉर्म में है, कौन सा केस था ये? थर्ड केस। क्या नाम था उस केस का, इंट्रोडक्शन क्या था? तीन, कहाँ गिवन है कि ये नॉन कॉलिनियर है? क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। सो वेयर इज इट गिवन दैट कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉन कॉलिनियर? तो अगर उसने मेंशन किया कि नॉन कॉलिनियर है, तो ना दो के शुरू हो जाओ, जो अभी आप कह रहे थे वो करना शुरू कर दो। अगर उसने मेंशन नहीं किया, तो चेक करो, फिर करो। अगर चेक करो, अगर वो नॉन कॉलिन, क्योंकि 3 कॉलिनियर पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन से यूनिक प्लेन डिफाइन नहीं होता है, सीखा था ना हमने। तो पहले चेक करना है, फिर अगर वो वाकई में नॉन कॉलिनियर है, तो फिर आपको क्या करनी है, उसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसमें अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं, इक्वेशन बनाने लगते हैं ना, फिर इक्वेशन पता है क्या बनती है, 0 = 0। क्यों बनी ऐसी इक्वेशन? क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर थे ही नहीं, और नॉन कॉलिनियर थे ही नहीं, कॉलिनियर, ठीक है ना, ऐसे अजीबोगरीब इक्वेशन बन सकती है। तो पहले चेक कर लो। तो सबसे पहले हेयर द 3 गिवन पॉइंट्स आर, द 3 गिवन पॉइंट्स आर, ठीक है। सो इसको ले लेता हूं मैं ए, इसको ले लेता हूं मैं बी, इसको ले लेता हूं मैं सी। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। अब कोलिनियरिटी चेक करने के लिए, 3D के अंदर है हम वैसे, तो हमको क्या करना होता है, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं बताओ? वेक्टर वाले चैप्टर से चेक कर रहे हैं। हम्म, बहुत सारे तरीके थे वैसे तो, लेकिन सबसे सरल तरीका सोचें तो क्या बन सकता है? भूल गए? हम्म, दैट मीन्स रिवीजन नहीं चल रहा है, पिछले चैप्टर में सीखा था कोलिनियरिटी चेक करना।
यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, वेक्टर ए बी बनाओ, वेक्टर बी सी बनाओ। वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी अगर कोलिनियर है तो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर, और वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी कोलिनियर कब होंगे, जब एक को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिखा जा सकता हो, तभी तो वो कोलिनियर होंगे। क्योंकि वेक्टर और 3D की दुनिया में कोलिनियर होना और पैरेलल होना करीब करीब एक ही बात है। ठीक है, तो पैरेलल होना कैसे चेक करते थे, लैम्डा टाइम्स, और इसमें भी लैम्डा टाइम्स। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स वी हैव, दो वेक्टर बना दो यहां से, वेक्टर ए बी, वही टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, एंड वेक्टर बी सी बनाइए। तो वेक्टर ए बी कैसे बनाओगे, 6 - 1 यानी 5 i कैप, 4 - 1 यानी कि 3 j कैप, और -5 - -1 यानी -4 k कैप। बीसी बनाओ जरा, -4 - 6 -10 i कैप, -2 - 4 -6 j कैप, 3 - 5 यानी कि 3 - 5 यानी कि 3 + 5 यानी कि 8 k कैप हो गया। अब वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी, या तो आप ऐसे देखो ये इसका -2 गुना है ना, या तो ऐसे देख लो, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इनके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल है ना, 5/-2 कर लो, 3/-6 कर लो। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि वेक्टर बी सी जो है उसमें से अगर मैं -2 कॉमन ले लूँ तो ऊपर वाला वेक्टर बन रहा है 5 i कैप +3 j कैप -4 k कैप। अब वेक्टर में चल रहे हो तो ऐसे ही करो है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सो हेयर वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी कैन बी रिटर्न एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी सी, लैम्डा जहाँ पे -2 है। ठीक है ना, वेयर लैम्डा इक्वल टू -2 विच इज ए नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर आ रहा है -2। ये सब कुछ हो गया हमारे साथ। तो हम कहेंगे कि भैया ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है। ठीक है ना, implies vector AB and vector BC are collinear vectors। और अगर ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स है और साथ में पॉइंट भी कॉमन है, दैट मीन्स ए बी सी जो है तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर है ना। ऑल्सो पॉइंट बी इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, बी इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी, इनका कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है ना, सो वी कंक्लूड दैट, सो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, और कोलिनियर पॉइंट से कोई प्लेन पास होता ही नहीं है, इसका इक्वेशन बन ही नहीं सकती। देखो पीछे आंसर, तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट a unique plane, a unique plane passing through the three given collinear points A, B and C। चाहो तो ABC के कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो, खत्म। इसमें इक्वेशन बनानी नहीं है। अब बच्चे ना धो के शुरू हो जाते हैं इक्वेशन बनाने की, दौड़ में चले जाते हैं, इक्वेशन बनती फिर अजीब सी, फिर लगता है शायद मैंने गलती करी है। ठीक है, तो जब तक वो क्लियर नहीं करे तो हमको क्या करना है, थोड़ा सा पहले चेक करना है। ओके, अब पहले बी, ये फर्स्ट स्टेज है इस क्वेश्चन की। सेकंड स्टेज अगर ये नॉन कॉलिनियर आते हैं तो फिर इक्वेशन बनानी होती है। अब ऑब्वियसली पहले में नहीं आई तो दूसरे में तो आएगी, है ना, क्योंकि एक बार तो बनवाएगा एक एक्सरसाइज में। तो ठीक है, अब अपन में इसी में चेंजेस कर देता हूँ, मुझे बताओ ये ए बी सी ये चेंज हो गया मेरा। हम्म, ठीक है, अब की बार ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसी में थोड़ा चेंजेस करता हूँ, मतलब फर्स्ट स्टेज तो सेम ही रख देता हूँ, फिर इक्वेशन बनाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। चलो बनाओ वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी, जल्दी से बनाओ, पूरा हटा दो चलो। बोलो वेक्टर ए बी बोलो, 1 - 1 0 i कैप, 2 - 1 j कैप, और 1 - 0 k कैप। इधर आओ, -2 - 1 -3 i कैप, 2 - 2 0 j कैप, और -1 - 1 -2 k कैप। सो आप क्लियरली देखो, 0/-3 और 1/-1/0 दो अलग अलग रेशियोज हैं, और 1/-2 भी तीनों अलग रेशियोज है। फैक्टर की दुनिया में बात करें तो इसको मैं इसका कोई भी गुना नहीं लिख सकता हूँ,
ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, हेयर ए बी कैन नॉट बी रिटर्न एज लेमडा टाइम्स वेक्टर बी सी वेयर लेमडा इज ए नॉन जीरो स्केलर, ऐसे लिख ही नहीं सकते। implies ए बी एंड बी सी आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, और ये नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और पॉइंट भी कॉमन है, तो ए बी सी पॉइंट्स भी जो हो जाएंगे वो नॉन कोलिनियर हो जाएंगे। फिर मैं क्या लिखूंगा, देयर एग्जिस्ट, तो मैं बात बदल दूंगा, देयर एग्जिस्ट यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू द थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और फिर अगले स्टेज में मैं उसकी इक्वेशन बनाने के काम शुरू करूंगा। दिस इज द प्रोसेस। ओके, अब इक्वेशन बनाना शुरू करें। अब जैसा कि मैंने कहा हमको वेक्टर इक्वेशन बनानी है, सो टू फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है ना, सो to find the Cartesian equation. To find the Cartesian equation of the plane pi passing through three non-collinear points. Passing through three given non-collinear points, ABC collinear points A, B, and C. अब कार्टेशियन इक्वेशन के लिए अपने को कंपोनेंट्स चाहिए है ना, तो वी हैव x1 y1 और z1। बेटा या तो आते नहीं हो और उस दिन आते हो जिस दिन छुट्टी होती है, तो आपको कैसे इन्फॉर्म करें, जब आप आ ही नहीं रहे तो आपको कैसे इन्फॉर्म करेंगे छुट्टी है कि क्या है। हम्म, जाओ अब और क्लास में आना शुरू करो। अब कल भी नहीं थी और आज भी नहीं है, और अब, हाँ, क्लास में बताया था, अब आप आए नहीं थे, डिस्कस किया था, वो प्रियांशु गया हुआ है कहीं टूर्नामेंट में, तो ये डिस्कस हुआ था। बट अब आप क्लास में क्यों नहीं आते, पहले तो ये बताओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम। कल भी कहाँ है, क्या। अच्छा, तो आपने पढ़ लिया, तो फिर भी नहीं आ रहे थे ना, मतलब आप आपने मैसेज पढ़ लिया दैट इज फाइन, बट आप तो वैसे भी नहीं आ रहे थे ना। चलो अभी तो जाओ, फिर शाम को बताते हैं। x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये नो कंपोनेंट्स निकालेंगे पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई इज गिवन एज, अब बनाते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाते थे ना, याद है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई इज गिवन बाय, ये कार्टेशियन इक्वेशन हम बनाएंगे कैसे, x माइनस x1 y-y1 z-z1, फिर नीचे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर नीचे x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, कुल मिला के यहाँ पे सेम रहेगा, x1 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 y1 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 z1, एक ही पॉइंट को सब में से घटाएंगे, ऊपर तो आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स वाई जेड से, नीचे दूसरे वाले पॉइंट से, नीचे तीसरे वाले पॉइंट से। ठीक है, वैसे तो हम सेलेक्ट कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस करने वाला x2 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 y2 y2 ये भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम पहला पॉइंट जो भी जिक्र हो रहा है उसी को रखें। ठीक है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, दिस इज द स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म, ये इक्वेशन है, हमको लग रहा है कि ये कोई डिटर्मिनेंट है बट ये इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, चलो अब वैल्यूज पुटअप करने का काम है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, एक्स माइनस, देखो एक्स वाई जेड, बोलो 1 1 0 है पहला पॉइंट, उसी को तो माइनस करना है सब में से, तो -1 -1 -0 -1 -1 -0, सबको उसी में से करना है तो एक बार ही अरेंज कर दो, 1 -1 -0। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ, दूसरे के लिए फिर 1 2 1 1 2 1, फिर तीसरा आ जाओ -2 फिर 2 -1 इक्वल टू जीरो, यही होगा। चलो जी, तो इसको सॉल्व कर देता हूं मैं, लगे हाथ इसी स्टेप में कर देता हूं, तो 1 -1 0 1 1 0 1 1 0 1 1, ये करो, -3 1, क्या याद हुआ, -3 1 -3 1 और -1, पक्का यही, गलती होगी तो सारा कबाड़ा हो जाएगा। आप दो स्टेप में करना प्लीज इसको, है ना, अब ये इक्वेशन है तो इम्प्लाइज का साइन लगेगा,
LHS इक्वल टू RHS, पहले इम्प्लाइज का साइन लगेगा, है ना, इम्प्लाइज करो। तो x माइनस वन किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू -1 -1 -1, तो -1 इंटू -2 से हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। ठीक है, y -1 के आगे पहले माइनस साइन लगेगा, और अब में मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये गया 0 इंटू -1 0, और -3 यानी 0 माइनस माइनस यानी 0 + 3 हो गया, इंटू 3 से होगा, प्लस z-0 किससे होगा चेक करते हैं, ये गया 0 -3 वही +3 से होगा, इक्वल टू 0। तो x-1 को -2 से कर दो, तो इट गिव्स मी -2x + 2। y-1 को 3 से करो तो -3y + 3। इसको z-0 को 3 से करो 3z इक्वल टू 0। सो करो कंपोनेंट्स लिखो, -2x -3y +3z, 2 + 3 5। अब वैसे बुक में शायद ऐसे गिवन होगा +5 इक्वल टू 0, लेकिन मेरे नज़रिए में आप 5 को पहले उधर भेजो और माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 2x + 3y -3z इक्वल टू 5। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। किस फॉर्म में, नीचे वाले में, अब नीचे वाले में आप लाइन पे आ गया मतलब, है ना। ठीक है, सो इस तरीके से अपन ये इक्वेशन, 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स थी। 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट सबसे आसान है, बस डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, बट याद आ जाए बस उस टाइम, और करना क्या क्या है वो प्रोसेस बताओ कि पहले चेक करना है और फिर बाद में बनानी है इक्वेशन। चलें नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 7वां, तो एग्जैक्टली हाफ हो जाएंगे, फिर अब आगे कल करेंगे। ये सब डिलीट कर देते हैं। ये लो साहब, 3 फॉर्म्स हो गई, तो लगे हाथ चौथी फॉर्म भी आ गई, चौथी फॉर्म आ गई। फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन, जैसे जैसे बनी बनाई इक्वेशन से देखो, 7वां और 8वां दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, 7वें में क्या कह रहा है कि प्लेन की इक्वेशन बनी बनाई है, इंटरसेप्ट पूछ रहा है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जेड इंटरसेप्ट। 8वें में इंटरसेप्ट दे रहा है और बाकी इंफॉर्मेशन दे रहा है और इक्वेशन बना रहा है, यानी उल्टा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज अपन 7वां करते हैं, 8वां कल करेंगे। तो बनी बनाई से निकालना आसान है उल्टा, जब दे रखी है तो बनाना थोड़ा सा आप सोच सकते हो क्या करूं, बाकी बनी बनाई से निकालना बहुत सरल काम है। ठीक है, तो आपको याद दिला दे इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, XY Z एक्सिस पे लगा हुआ कट, उसी को इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज XYZ प्लेन, और एक प्लेन है जो कि इस तरीके से कट लगा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये डिस्टेंस होगी x इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस होगी y इंटरसेप्ट, और ये इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस होगी z। भाई कहाँ कट लग रहा है वो x y z, और फॉर्म क्या होती है, x/a y/b c z/c इक्वल टू 1, जहाँ पे a x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट होते हैं। दैट मीन्स आपको RHS को 1 बनाना है, RHS को 1 बनाना है तो 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। हेयर द गिवन इक्वेशन, पहले तो जो इक्वेशन गिवन है वो लिखो, हेयर the given equation of the plane pi is plane pi is, this is the given equation, done। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, 5 से क्यों किया वो हम जानते हैं, बस क्योंकि 1 बनाना है हमको, है ना। तो ऐसे लिख दिया करो, चलो, टू रिड्यूस इट टू द नॉर्मल फॉर्म, टू रिड्यूस ओ इंटरसेप्ट फॉर्म, टू रिड्यूस इट टू द इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको रिड्यूस करने के उपलक्ष्य से वी डिवाइड both sides by 5, we divide both sides by 5, we get, कर दो डिवाइड, सो 2x/5, फिर y/5, फिर -z/5 इक्वल टू 5/5 यानी कि 1। ये तो कर दिया हमने, लेकिन अभी भी काम नहीं बना, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में x y z के कोएफिशिएंट 1 1 1 होने चाहिए। तो अब आप अलग अलग डिवाइड करो, अब आप इसका अलग देखो, पहले तो आपने ओवरऑल देखा, अभी आप अलग अलग देखो सबका, उधर तो 1 हो ही गया है ना। तो आपने इसको देखा यार, 2x है और x का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो x का कोएफिशिएंट 1 बनेगा। इधर छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं, और इधर -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये अपना 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 देखोगे फिर आप, है ना। ठीक है, इम्प्लाइज तो 2 से डिवाइड कराओ ऊपर नीचे, तो x डिवाइडेड बाय 2x से 2 डिवाइड हुआ x, 5 से 2 डिवाइड हुआ 5/2। इधर जैसा कि मैंने कहा छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है, प्लस, और इधर -1 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -z को -1 से डिवाइड किया z, और 5 को -1 से डिवाइड किया -5 इक्वल टू 1। अब ये आ चुकी है आपकी टोटल इंटरसेप्ट फॉर्म में, दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म, है ना। तो इसको कंपेयर करूंगा स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म में, नाउ कंपेयरिंग it with the standard intercept form, standard intercept form,
दैट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाय, अब इसमें स्मॉल ए लिखा जाता है, हमेशा याद रखना है ना, कैपिटल वाला नहीं लिखा जाता, कैपिटल लिख दिया तो वो नॉर्मल वेक्टर के डीआरस हो जाते हैं, जबकि ये यहाँ पे ये नॉर्मल वेक्टर्स के डीआरस नहीं है, ये तो कट लगे हुए हैं, कट लगना अलग है नॉर्मल वेक्टर्स के, तो कैपिटल ए लिख देंगे तो वो मीनिंग निकल के आ जाएगा, ठीक है। Z/C = 1, हर फॉर्म में हर लेटर के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स है ना, अब लाइन की दुनिया में ABC डायरेक्शन वेक्टर्स के डीआरस होते थे, है ना, प्लेन की दुनिया में ABC इंटरसेप्ट्स है ना, तो चलो वी गेट ABC तो चाहिए आपको, वी गेट एक्स इंटरसेप्ट दैट इज A = 5/2, ठीक है, फिर स्पेस नहीं यहाँ लिख देता हूँ, Y इंटरसेप्ट दैट इज B = 5, Z इंटरसेप्ट दैट इज C = -5, तो आंसर है हमारे 5/2, 5 - 5, चेक करो, समझ आया। तो चारों फॉर्म्स हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन का करीब करीब कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंगल वेंगल वो कल की क्लास में करीब करीब आने वाले हैं। अभी इंटरसेप्ट का इक्वेशन और है कि इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम कैसे बनाएंगे, पर आज के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया, तो फिर कल करेंगे इसको, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड